जय हिंद। आज मैं क्लास 10th का 2025 का वायरल पेपर लेकर आ चुका हूँ, ठीक है? इसमें मैंने कई क्वेश्चन अपने से छाँट-छाँट कर आपको दिए गए हैं, तो काफ़ी समय लगा हुआ है, ठीक है? इसको आप पूरे के पूरा सॉल्व करके ही जाइएगा। यूपी बोर्ड के आप यूपी बोर्ड में आप कहीं भी जिले यूपी में आप कहीं से भी होंगे, तो आप इसको लगा के ही जाइएगा। कोड हमारा है 824 IN। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं आपको क्वेश्चन पेपर ही नहीं, बल्कि इसका सॉल्यूशन भी आपको पूरा का पूरा दूँगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा इसको देख कर ही जाना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, तो आप इसकी स्पीड को 2x करके भी देख सकते हैं, ठीक है? आइए मैं इसको पूरा का पूरा आपको सॉल्व करवा देता हूँ और क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, ठीक है? इंस्ट्रक्शन में समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम लोग अब फटाफट क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है ना? देखिए पहला क्वेश्चन क्या आएगा खंड अ से, पहला क्वेश्चन किससे आएगा? खंड अ से, जिसमें 20 नंबर आने चाहिए आपको, ये 20 अंक आपके आने चाहिए। इसमें क्या होंगे? 20 टिक मार वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? इसको लगा के जाइए, इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब एफ का मान मिल गया कितना? 10 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस, उत्तल लेंस कुछ इस तरह का दिखता है। एक वस्तु के बराबर आकार, तो वस्तु का आकार क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किस तरह का है? वास्तविक बनता है। वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? अब देखिए दूरी पूछ रहा है, इसके लिए मैंने आपके लिए सॉल्यूशन लेके आ चुका है। ये देखिए हमारे पास एक उत्तल लेंस है। क्या हमारे पास एक उत्तल लेंस है? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और जो वस्तु है वो बराबर आकार, जो वस्तु है और जो प्रतिबिंब है, ये इसका जो साइज़ है और इसका जो साइज़ है, वो दोनों के दोनों क्या है? बराबर है, ठीक है? वस्तु का हाइट और प्रतिबिंब का हाइट, मतलब ऊँचाई जो है दोनों की क्या है? बराबर है। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी? 10। और ये भी कितना हो गया? 10। टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। और ये भी कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर, ठीक है? तो इस हिसाब से हम लोग का जो पूरा डिस्टेंस है वो कितना हो चुका है? 20 और 20 कितना हो गया ये? 40 सेंटीमीटर, ठीक है? अब देखिए हमारा कौन-सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसका डायग्राम बना लीजिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आएगा मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, पढ़िए यहाँ पे क्या है, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है, ठीक है? अब उत्तल दर्पण जो होता है वो एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से ये कलई किया होता है, पेंट किया हुआ होता है, ठीक है? इस तरीके से। और इसके उभरे हुए सतह से क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है? अब इसका जो आवर्धन होता है ये हमेशा 1 से कम होता है। इसका जो आवर्धन होता है वो हमेशा किससे? 1 से कम होता है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है हमसे, हम उसको भी लगा लेते हैं, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया होगा। एक अभिसारी लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। इसमें इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से बहुत सारी किरणें अगर आ रही हैं, अगर यहाँ से बहुत सारी किरणें आ रही हैं, तो कहीं न कहीं वो एक जगह पे जाके क्या कर जाएँगी? मिल जाती हैं सब। इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी घटना। क्या बोलते हैं? अभिसारी। यहाँ पे फ़ोकस दूरी दी गई है, कितनी दी गई है? 20। कितना दिया गया है फ़ोकस दूरी? 20 सेंटीमीटर, ठीक है? इस लेंस की क्षमता होगी, देखिए फ़ॉर्मूला क्या होता है लेंस का क्षमता निकालने का? P बराबर 1/f मीटर में, किसमें? मीटर में। लेकिन f का मान है किसमें? सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर, ठीक है? बटे में एफ का मान कितना है? 20, तो 20 से कम में 20 पंचे 100, ठीक है? कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर, तो 5 डायोप्टर, इसका आंसर क्या हो गया? 5 डायोप्टर, ठीक है? पी का मान कितना आ गया यहाँ पे? 5, मतलब ऑप्शन वाला सी क्या है? करेक्ट है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पी बराबर 1/f। अगर लेंस का क्षमता पूछता है तो। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर चौथा। जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय काँच से, यहाँ से टकराएगा, ठीक है? से प्रिज्म की सतह पर गिरती है, तो यह प्रिज्म निर्गत होने पर अलग-अलग विचलन से विभिन्न-विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। हाँ, जब ये टकराता है तो ये कितने रंगों में? 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है, यानी कि बँट जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में बँट जाता है, ठीक है? जिसका नाम होता है VIBGYOR, ठीक है? जिसको हम लोग बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, किस रंग के विचलन न्यूनतम होती है, ठीक है? तो इस रंग का, रेड रंग का जो लाल रंग का जो होता है विचलन, वो बहुत ही न्यूनतम होता है। क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? कि तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो वो होता है लाल रंग का। और विचलन सबसे कम किसका होता है? तो वो है लाल रंग का, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा और ये बीबी और इसका ट्रिक है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि किसी पदार्थ के एल लंबाई ए परिचय क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है? R1 का मान दिया गया है कितना? 4 ओम। लंबाई है L और क्षेत्रफल कितना है? परिचय क्षेत्रफल वो है A। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई, ठीक है? वो कितना है? 2L है। लंबाई यहाँ पे कितना है? 2L है। परिचय क्षेत्रफल कितना है? A/2 है। तो इसका प्रतिरोध होगा, देखिए इसका मैंने सॉल्यूशन कर दिया है आपके लिए।
यहाँ देखिए फ़ॉर्मूला क्या होता है प्रतिरोध का फ़ॉर्मूला क्या होता है आर इक्वल टू क्या होता है रो एल बाई ए, ठीक है? इसको याद कर लीजिएगा। आर यहाँ पे क्या है प्रतिरोध है, रो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध है, एल क्या है तार की लंबाई है और ये क्या है परिच्छेद क्षेत्रफल है, ठीक है? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करते हैं तो ये आएगा आर ए इक्वल टू रो एल, क्या आएगा? आर ए इक्वल टू रो एल। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है आर ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था ना मैंने आर ए, ठीक है? और यहाँ पे क्या है रो एल, इसका नाम रख दिया समीकरण नंबर पहला, ठीक है? आर का मान R1 की वैल्यू कितनी है 4 ओम है, क्षेत्रफल कितना है A है, रो वही है, ठीक है? ये क्या है एक तरह का स्थिरांक है, ठीक है? L क्या है लंबाई L दी हुई थी, अब देखिए दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या है R2 है, लेकिन वहाँ पे परिच्छेद क्षेत्रफल कितना था A/2 था, कितना था A/2 तो A/2 रख दिया, रो वही है क्योंकि स्थिरांक है इससे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। और यहाँ पे समझिए L की जगह पे कितना था 2L था क्वेश्चन में, कितना था 2L, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो कितना आएगा R2 A और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 ज़ा 4 तो रो इंटू 4L, ठीक है? इसका नाम रख देते हैं समीकरण नंबर दूसरा। कौन सा नाम रख देते हैं? समीकरण नंबर दूसरा। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या लिखा गया है समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है? अब समीकरण 1 मतलब क्या कर दिया मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ R1/R2 का डिवाइड कर दिया, ठीक है? R1/R2 कर दिया। देखिए यहाँ ध्यान से समझिए A और A क्या हो गया कट गया, रो L यहाँ भी है, रो L यहाँ भी क्या हो गया कट गया। क्या बचा? यहाँ बचा है R तो मैंने R लिख दिया, यहाँ पे बचा R2 तो मैंने R2 लिख दिया। यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, 1 बचा, नीचे क्या बचा हुआ है 4, ठीक है? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौके 16, कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पे बचेगा R2, क्या बचेगा R2, तो R2 का मान कितना हो गया यहाँ पे 16 एम, कितना हो गया 16 एम। तो देखिए ऑप्शन में हमारा 16 एम है 16 ओम है क्या? ये देखिए ये 16 ओम, ठीक है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, क्या होता है? ओम, OHM, ठीक है? आप इसे हिंदी में भी ओम लिख सकते हैं, ठीक है? प्रतिरोध का मात्रक। कभी-कभी क्या होता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का भी मात्रक पूछ लेता है हमसे, तो विशिष्ट प्रतिरोध का भी मात्रक मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? अब ये कुछ फ़ॉर्मूले हैं आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए, ठीक है? अगले क्वेश्चन में हमारे लिए काम आएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, P बराबर होता है V गुणे आई, P बराबर क्या होता है V गुणे आई, ठीक है? V बराबर क्या होता है IR, ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, किसका? ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है बताइए तो ज़रा? ओम का नियम होता है V इक्वल टू आई आर, क्या होता है आई आर, यही तो होता है ना। अब V की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं आई आर लिख सकते हैं, आई आर मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आई गुणे आई करेंगे तो क्या आ जाएगा आई गुणे आई करेंगे तो क्या आएगा आई स्क्वायर और आर है तो आर, ठीक है। इसी तरीके से देखिए एक और फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे P बराबर V स्क्वायर बटे आर, ये कहाँ से आ गया? अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं V बटे आर, आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं V बटे आर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा V स्क्वायर आर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बोला था ना कि अगले क्वेश्चन सही है। निम्नलिखित में से कौन किसी परिपथ में विद्युत शक्ति का प्रदर्शित नहीं करता है? विद्युत शक्ति मतलब P, ठीक है। तो इसमें से कौन-कौन से P का मान नहीं है? वो देखिए आई स्क्वायर आर आया था हमारे पास, V गुणा आई भी आया था, V स्क्वायर आर भी आया था। कौन नहीं आया था? आई आर स्क्वायर नहीं आया था। क्या नहीं आया था? आई आर स्क्वायर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला है, ठीक है। आगे का देखिए क्वेश्चन नंबर 7वाँ कह रहा है किसी धारावाही चालक के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। मान लिया कि कोई एक धारावाही चालक तार है, ठीक है, एक इसमें एक तार डाल देते हैं, ठीक है, चारों तरफ ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, इसमें धारावाहिक I डाल दिया, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, दूरी कितना है r दूरी पे, कितना दूरी पे r दूरी पर, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो r के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। फॉर्मूला आप चाहें तो याद कर सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, B बराबर होता है म्यू गुणे आई बटे में 2 पाई r, यही होता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वाँ क्या है, ठीक है दोस्तों। देखिए 8वाँ यहाँ पे क्या कह रहा है, हाइड्रोजन NH+ की प्रकृति है। क्या वो अम्लीय है, क्या वो उदासीन है, क्या वो क्षारीय है या फिर इनमें से कोई नहीं है। देखिए अगर H+N को जैसे ही हम पानी में डालते हैं ना, H+N को जैसे ही हम किसमें पानी के अंदर डालते हैं तो ये बन जाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और एक तरह का ये क्या है अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। किस तरह का गुण प्रदर्शित करता है? अम्लीय, ठीक है। अगर OH निकलेगा, अगर क्या निकलेगा वहाँ से OH, तो ये किस तरह का गुण प्रदर्शित करेगा? क्षारीय, ठीक है। किस तरह का गुण ये किस तरह का ये गुण दिखाएगा? क्षारीय गुण दिखाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या निकल रहा है? H+, तो H+ क्या होता है? अम्लीय होता है। अगर पूछ लेगा कि किस तरह का आयन बनाता है तो क्या बताइएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। क्वेश्चन नंबर 9वाँ देखिए क्या है? धावन सोडा एक अणु
में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ये कितनी होती है दोस्तों? 10 होती है। कैसे? फ़ॉर्मूला देख लीजिए, याद रहेगा तो आप कर लेंगे। ये होता है Na2CO3, Na2CO3 है धावन सोडा का फ़ॉर्मूला, ठीक है? इंटू यहाँ पे होता है 10H2O, कितना होता है? 10H2O, ठीक है? इसको याद कर लीजिएगा फ़ॉर्मूला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, पानी के कितने अणु हैं यहाँ पे? 10, पानी के कितने अणु हैं? 10, तो हमारा डी वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, यहाँ पे मैं आप बताता हूँ। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? ठीक है? क्रोमियम क्या है? धातु है। आयरन क्या है? धातु है। मरकरी क्या है? धातु है। और मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड अवस्था में होता है, ठीक है? जो कि हीलियम क्या है? एक तरह का गैस है, ये कोई धातु नहीं है, क्या है? गैस है। क्या है? गैस। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमसे? धातुओं के लिए कौन सा सत्य नहीं है? मतलब इसमें से कौन सी ऐसी बातें हैं जो धातु पे लागू नहीं होती हैं? पहला क्या कह रहा है कि धातुएँ सदैव सहसंयोजी यौगिक बनाती हैं? नहीं, धातुएँ सदैव किस तरह का बंध बनाती हैं? आयनिक बंध बनाती हैं। किस तरह का बंध बनाती हैं? आयनिक बंध, ठीक है? जैसे Na, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आयनिक बंध किस तरीके से बनाता है? इस तरीके से देखिए, जैसे Na प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, इस तरीके से, ठीक है? ये क्या है? आयनिक बंध बनाती हैं। धातु जितनी भी होती हैं वो आयनिक बंध बनाती हैं। अगला क्वेश्चन बी वाला क्या कह रहा है? धातुएँ आयन बनाती हैं, देखिए लिखा भी हुआ है। तीसरा क्या कह रहा है? धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ये भी सही है। और लास्ट वाला क्या कह रहा है कि धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है, बिल्कुल, धातुओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो किया जा सकता है, ठीक है? आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? जिप्सम बनता है, ठीक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फ़ॉर्मूला आपको पता होगा, ये होता है CaSO4, क्या होता है? CaSO4 इंटू होता है हाफ H2O के, किसके? हाफ H2O के। और जब ये जिप्सम तैयार हो जाता है तो क्या बन जाता है? CaSO4 इंटू क्या बन जाता है? 2H2O, ठीक है? तो इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर बार ये इम्पोर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन में आता ही आता है, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब इसके आगे। एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है। तो एथेनॉल से, अगर किसी एथेनॉल को मतलब क्या है? C2H5OH, ये क्या है? एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल। कैसे पहचानेंगे? OH ग्रुप से, ठीक है ना? एथेनॉल को जब हम सोडियम से अभिक्रिया कराते हैं ना, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन गैस मिलता है। क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है? आगे का क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अब देखिए क्या हो रहा है, मानव में लिंग गुणसूत्रों, यहाँ पे लिंग भी बोला गया है, ठीक है? तो लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सिर्फ़ और सिर्फ़ 2। कौन-कौन सी? एक होता है एक्स, दूसरा होता है वाई, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं, ये कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं? श्वसन, ठीक है? साँस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। साँस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन। कभी-कभी ये लॉन्ग में भी पूछ लेता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 16 वाला, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है, तो ये कहलाता है अग्र मस्तिष्क। क्या कहलाता है? अग्र मस्तिष्क, ठीक है ना? जिसको हम लोग सेरेब्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम, ठीक है? सेरिबैलम अलग, ये सेरिबैलम अलग चीज़ होता है, लेकिन सेरेब्रम अलग चीज़ होता है, ठीक है? सेरेब्रम, CEREBRUM, सेरेब्रम ये अलग चीज़ होता है, ठीक है ना? अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एकलिंगी होता है? ये पपीता, ये हर बार का ही है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैंने लगभग 5 साल के पेपर में देखा है, ठीक है? मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और 5 साल से लगातार ये क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित पौधों में से कौन-सा पुष्प एकलिंगी है? तो वो कौन-सा है? पपीता वाला है, ठीक है? इसका आना फिक्स है, इसको देख के ही जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है? एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुँचती है? वो मात्र 10% पहुँच पाती है। कितनी प पहुँच पाती है? सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% तक ही पहुँच पाती है, ठीक है ना? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? ग्लूकोज़ है, ऑक्सीजन है और जल है, ठीक है? ग्लूकोज़, ऑक्सीजन और जल है। ऑप्शन बी वाला हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे? निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? पादप मतलब पौधों में ऐसा कौन-सा हार्मोन है जो पौधों में नहीं पाया जाता? तो वो कौन-सा है? एस्ट्रोजन है। कौन-सा है? एस्ट्रोजन। ये क्या होता है? ये पशु ये पशु हार्मोन है। क्या है? एक पशु हार्मोन है, ठीक है? जंतु हार्मोन कहिए, पशु हार्मोन कहिए, ठीक है? और ये देखिए, ये साइटोकिनिन, ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? साइटोकिनिन, ये पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन है। साइटोकिनिन क्या है? पादप हार्मोन है, ठीक है?
अब यहाँ पे देखिए खंड ब शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या शुरू हो रहा है, खंड बी। इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके। इसमें आपको क्या है, टिक नहीं लगाना है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। इसमें आपको किस तरह का आंसर मिलता है, लिखने वाला, ठीक है ना? तो इसमें आपको लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है दोस्तों, पूरा का पूरा क्वेश्चन करना है, ठीक है? देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है वो समझिए। कारों में पश्च दृश्य मतलब पीछे की दृश्य को देखने के लिए कौन से प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं? तो उसका उस दर्पण का नाम होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं गाड़ियों में पीछे की ओर देखने के लिए, ठीक है? हम इसे क्यों वरीयता देते हैं, मतलब हम इसको क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो वस्तु होता है वो सीधा दिखाई पड़ता है, और इसमें क्या होता है कि वस्तु छोटी-छोटी मतलब दिखाई पड़ती है। इसका कारण ये है ना कि हम ज़्यादा दूर तक क्या होते हैं कि चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। 1 सेंटीमीटर ऊँची, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर ऊँचाई की वस्तु, ठीक है? दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, जो 4.5 सेंटीमीटर ऊँचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की स्थिति, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ध्यान से समझिए, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप? फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर I बटे U बराबर माइनस V बटे U, ये। अब इसके बाद क्या है, इस फ़ॉर्मूले को तो पहले लगाएँगे, उसके बाद ये लगाएँगे 1/f इक्वल टू 1/1/v प्लस 1/u, इस तरीके से, ठीक है? कारण क्या है कि यहाँ पे I भी दिया गया है, O भी दिया गया है, V भी दिया गया है, और U आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है? जब V और U मिल जाएगा तो उससे आप फोकस दूरी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे M का कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाएँगे, I बटे O बराबर माइनस V बटे U। I यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब की ऊँचाई है, I यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब की ऊँचाई, O क्या है, वस्तु की ऊँचाई, V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है, वस्तु की दूरी, ठीक है? F क्या है, फ़ोकस दूरी, ठीक है? आई होप आप ये सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं कर पाएँगे तो मुझे बताइएगा, मैं इसको सॉल्व कर दूँगा, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है? आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें पास की चीज़ें तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है? इस निकट दृष्टि दोष में पास की चीज़ें क्या दिखती हैं? एकदम साफ-साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है? किरण आरेख द्वारा समझाइए, ठीक है? आप इसको किरण आरेख से भी क्या कर सकते हैं, इसको समझा सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है? अगर इसमें क्या होगा, अगर लेंस नहीं लगा रहेगा, तो इसमें जो प्रतिबिंब होगा वो क्या करेगा, इस रेटिना से पहले ही बन जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें क्या करेंगे, लेंस को लगा देंगे, जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, लेंस को लगा देंगे, तो अब क्या होगा कि जो भी किरण आएगी वो सीधे के सीधे कहाँ बनेगी, रेटिना के ऊपर बनेगी, ठीक है? आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि स्वच्छ आकाश रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? ठीक है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? इसका जवाब मैंने आपको कल दिया था, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण, ठीक है ना? आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा का पूरा और भी सॉल्यूशन समझाने वाले हैं, ठीक है? इस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व करवाऊँगा मैं। तब तक के लिए जय हिंद।